हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले जितने भी हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनको जरा देखें, और उसमें जो जो सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, जो जो टॉपिक्स में आपके डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपकमिंग क्लासेस में आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन से आगे की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कवर करा, उसका जो बेसिक नेचर, फंक्शंस हम लोगों ने कवर करे। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कवर किया कि आपके जो अप्रोचेज हैं वो क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और आपके जो डिसीजंस हैं वो कौन कौन से लिए जाते हैं, और आपके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको 3 टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और आपका डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट और आपका डिविडेंड, ये 3 तरीके के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब होता है यू हैव टू सिलेक्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, कौन कौन से रिसोर्सेज का आप सिलेक्शन करोगे ताकि एक बेटर यूटिलाइजेशन हम अपने रिसोर्सेज को कर सकें। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो कहां कहां से आएगा, तो हम इसको प्रोक्योरमेंट डिसीजन भी कह देते हैं। प्रोक्योरमेंट डिसीजंस भी हम कह देते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि जहां पे एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि व्हाट आर द वेरियस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द वेरियस प्रोजेक्ट। आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं जिसमें आपको फाइनेंस यूटिलाइज करना है। तो आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट टू बेस्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा है जिससे आपको रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे यूटिलाइजेशन डिसीजन होते हैं कि आपको जो पैसा है वो किस तरीके से कहां पर यूटिलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में मैंने क्या बताया था आपको, डिविडेंड डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि आपको ये डिसाइड करना है कि सब कुछ खर्चे काटने के बाद आपका जो पैसा बचा है उस पैसे को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब कितना पैसा आप जो है रिटेन करके रखोगे और कितना पैसा आप डिविडेंड के फॉर्म में पे करोगे। तो इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको अप्रोचेस भी बताई थी। अप्रोचेस में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई थी और आपको मॉडर्न अप्रोच बताई थी। तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट जो आपके स्किप हो गए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके यहां से क्लियर हो सके। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपको फाइनेंस अरेंज करना है और अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में उस फंड को एलोकेट करना है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू, फॉर whom टू डू। ठीक है, कौन कब कहां कैसे करेगा। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस हमारा जो है कब कितना फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस हमारा कहां से आएगा उस चीज को प्लान करना, फंड को जो है एसरटेन करना, फंड को जो है फोरकास्ट करना, और फोरकास्ट करने के बाद ये डिसाइड करना कि भाई आपके पास जो पैसा आएगा वो कहां से आने वाला है। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं क्या, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को, ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सके और हमेशा हमारे पास अवेलेबल फंड रहना चाहिए जितने की हमें रिक्वायरमेंट
है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसीज को फ्रेम करना, ताकि हम अपने बिजनेस में एक ऐसे प्रोजेक्ट को एनहांस कर सकें जिससे हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। तो इसके लिए हम जो है फाइनेंशियल पॉलिसीज को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, ताकि हम जो है प्रोक्योरमेंट हम कर सकें अपने रिसोर्सेज का, इन्वेस्टमेंट हम डिसाइड कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें फंड का एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आपकी फंड से रिलेटेड पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फंड की आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे करोगे, फंड का प्रोक्योरमेंट कहां कहां से करोगे, और फंड को आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो जब इन सारी चीजों की बात करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो इन सब चीजों के बारे में बात करता है कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज को आप कंसीडर करोगे, उनको आप मैच करोगे, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसरटेनमेंट करनी पड़ेगी, आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग आप आगे की चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकते हो। जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करता हूं तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या कर सकें, एसरटेन कर सकें, अपने अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकें, ताकि क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि भाई हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तभी तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाएंगे, हम सोच पाएंगे। अब जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आप अलग सोर्सेज से लोगे, आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो आप अलग सोर्सेज से लोगे, है ना, आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप अलग सोर्सेज से लोगे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप अलग सोर्सेज से लोगे। इसके साथ साथ मतलब आप अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हो, फाइनेंशियल की पॉलिसीज होती है हमारी, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, रिस्क कितना रहेगा, और आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपकी कैसी कैसी रहेगी, सोर्सेज में पैसा हम कहां कहां से लगाएंगे, हम खुद का पैसा यूज करेंगे, इंटरनल यूज करेंगे, एक्सटर्नल यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा लेंगे, उस पैसे को हम फंड जो है वापस कहां से करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना कि आपका जो फंड है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ साथ आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आपका यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से उसको फंड को यूटिलाइज नहीं करोगे तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए बन जाएगा। आपने पैसा अरेंज कर लिया लेकिन पैसे को यूटिलाइज नहीं करना आ रहा है तो वो भी आपका बेकार है। तो ताकि हम देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही देखते हैं कि एक तो टाइम पे आपका फंड अवेलेबल होना चाहिए, सही सोर्सेज से होना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा नहीं आनी चाहिए, रिस्क आपका कम से कम होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो फंड तो हमने अरेंज कर लिया लेकिन हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होने वाली है। तो इसके लिए हम जो है इन सब चीजों को प्लान करेंगे और इन सब चीजों को यूटिलाइज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहां पर एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई एडिक्वेट फंड जो है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आपके पास एडिक्वेट फंड नहीं है तो आप चाहकर भी चीजों को प्लान नहीं कर सकते। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ रुपए, आपके पास 8 करोड़ रुपए है, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद चलो मान लो आपने प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया तो आपको आगे भी उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, वो पैसा आप कहां से लगाओगे, तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पास रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द फंड के बीच में, ताकि स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन हो। ऐसा इसलिए कि अगर मान लो कोई भी फंड आपका है तो उसको रीजनेबल मेंटेन करने के लिए या डिसीजंस मेंटेन करने के लिए आपका आउटफ्लो और इनफ्लो का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है, अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है किससे, इनफ्लो से, तो वो भी आपका बेकार है। ठीक है, वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि पैसा आपका कम आ रहा है लेकिन आपका जा ज्यादा रहा है, तो वहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्क की सिचुएशन होती है। अगर आपका आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज्यादा है तो वहां पे आपको फंड को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन चीजों को देखना पड़ेगा, ताकि हम ये भी देख सकें कि आपके पास जो फंड है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में पैसे को री इन्वेस्ट कर सकें, अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन और अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। तो इसके लिए इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लान करनी पड़ेगी, और हमें ये चीजें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। हम पहले से ही प्रोसीजर अपना पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए आपको एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इतना पैसा यहां पर इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आपके ग्रोथ, एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपकी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही सोचना है, जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो वहां पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, एसरटेन करना पड़ेगा, मेंटेन आपको करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीजें आपकी बहुत जरूरी होती है। और हमें यह भी देखना पड़ता है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटीज है, क्यों बिजनेस में हमारी अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, कभी भी मान लो कोई भी हमारी जो है चेंजेस आपके हो सकते हैं, फैशन में चेंज हो गया, मैनेजमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो गया, पेस्टल एनालिसिस में चेंज हो गया, या आपका माइक्रो एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर ने कोई चीज चेंजेस कर दी। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए भी पहले से ही हम प्रोक्योरमेंट अपनी करके रखेंगे, फंड को अपना मैनेज करके रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कभी भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपने प्लान किया है हमेशा चीजें वैसे ही चले, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटीज को, जो हम ये देख सकते हैं क्या करती है, हाँ मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारी जो रुकावट है हमारी आ रही है, ग्रोथ में जो रुकावट आ रही है, उस चीज को कोप अप करना, उसको कवर करना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लान करोगे, सारी चीजों को मैनेज करके चलोगे, तो आप सही तरीके से इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट में हमारी 2-3 चीजें इसमें आती हैं। क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहली चीज आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग आती है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि डेट और इक्विटी से हम पैसा अरेंज करते हैं, कितना परसेंट आप जो है वो डेट से लोगे और कितना परसेंट आप इक्विटी से लोगे। क्या कंपनी हमेशा मतलब जो है 100% डेट से पैसा ले सकती है, नहीं ले सकती। क्यों भैया, जो डेट वाले जो पैसा देंगे वो क्या सोच के पैसा देंगे, वो भी तो ये सोच के पैसा देंगे ना कि भाई कंपनी के पास खुद का क्या है। कंपनी ने सारा पैसा मतलब जो है उधारी का ले रखा, तो लोग कंपनी को लोग पैसा क्यों देंगे, कहां से देंगे। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। आपके पास डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल मिक्स डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि आपके पास कितना पैसा डिबेंचर का होना चाहिए और कितना पैसा आपका इक्विटी का होना चाहिए। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा डिबेंचर है वो भी बेकार है, और अगर आपका जरूरत से ज्यादा इक्विटी है तो वो भी बेकार है। क्योंकि इक्विटी को पैसा आप कहां से दोगे भैया, आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अब प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा है आपका, तो वहां पर आपके लिए दिक्कत आ जाती है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आप जो है फिक्स्ड एसेट्स आपकी कितनी है और करंट एसेट्स आपकी कितनी है, और आप कौन कौन से प्रोजेक्ट में कहां कहां से पैसा लगाओगे। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। मतलब कौन से लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन कौन से खर्चे कर रहे हो। जैसे मान लो आपने बिल्डिंग खरीद ली तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये खर्चा तो आपका एक बार का होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का रहता है, एक बार आपने खर्चा कर दिया, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। तो यहां पर इन चीजों को आपको देखना है कि कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को हम कैसे प्लान करेंगे, कैसे हम खर्च करेंगे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जिसको हम आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें खर्च करना ही पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है आपका कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एनालिसिस सेटअप करना जिसमें हम ये डिसाइड कर सके आपका इनफ्लो कितना है और आपका आउटफ्लो कितना है। आप इनफ्लो को मैनेज कीजिए और आउटफ्लो को मैनेज कीजिए, ताकि हम एक एनालिसिस कर सके। अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है या आपका आउटफ्लो ज्यादा है तो उसके हिसाब से चीजों को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। हम अपने डिसीजन ले सकते हैं आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से हमें लेने हैं, और आपका जो इनफ्लो है वो कितना है और आपका जो आउटफ्लो है वो कितना है, तो उसके हिसाब से चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है, मीडियम टर्म की भी हो सकती है और
लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है। देखिए अगर मैं 1 साल के अंदर की बात करूं तो वो शॉर्ट टर्म, 1 to 3 की मैं बात करूं तो मीडियम टर्म, और आपका 3 से ज्यादा की मैं बात करता हूं तो वो आपका लॉन्ग टर्म। अब हम ऐसे भी मतलब प्लान करते हैं, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो मीडियम टर्म के लिए होते हैं, और कई सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपके मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग का डिसीजन लेना है आपको तो वो लॉन्ग टर्म का डिसीजन है। ठीक है, और मान लो आपको करंट रेशियो का कोई डिसीजन लेना है, कोई सेल परचेज का डिसीजन लेना है तो वो आपके शॉर्ट टर्म का है। कोई आपको मॉडिफिकेशन करनी है या और कोई, वो आपके मीडियम टर्म्स में आ जाते हैं। कोई प्रोडक्शन उसको ऐड करना है, कोई नई चीज हटानी है, बढ़ानी है, घटानी है, तो वो सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, मीडियम टर्म में आ जाती है। तो हम जब भी अपना प्लान करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए जब हम प्लान करेंगे तो उसमें चीजें अलग तरीके से प्लान होंगी, जब हम मीडियम टर्म के लिए प्लान करेंगे तो उसमें अलग रहेगी फाइनेंशियल प्लानिंग, और जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करेंगे तो उसमें चीजें हमारी अलग रहेंगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो आपकी आएगी वो हमेशा शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी फाइनेंस प्लान करना पड़ेगा, मीडियम टर्म के लिए भी करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं बोलूं कि भाई 1 साल के लिए जब आपका कोई पीरियड मेंटेन करते हो, या जब आप प्लानिंग 1 साल के लिए करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। या हम ये देखते हैं कि भाई हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें हम पैसा कहां से लगाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देख रहे हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड को ही हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो उतना ही होता है, विद इन 1 ईयर आपको जो है उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है कोई प्रोजेक्ट आपका कैश बजट है, जैसे सेल्स बजट है, कैश बजट है, प्रोजेक्टेड आपका प्रॉफिट और लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी बनती है। ठीक है, तो इनको हम जो है प्रिपेयर करेंगे और उसके हिसाब से चीजों को हम देख सकते हैं भाई कहां कहां पे कौन कौन से बिजनेस में हमारा कितना कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, मीडियम टर्म में आपका जो 1 to 5 या 1 to 3 भी हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे। अगर आपका 5 साल तक आपका कोई प्रोजेक्ट है या 3 साल तक कोई हमारा प्रोजेक्ट है तो उसको हम किस में मानेंगे, उसको हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में मानेंगे। तो इसमें हम जो है उसी हिसाब से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। जैसे मान लो कोई भी एसेट है आपकी, रिप्लेसमेंट अगर आपको करनी है, आपको कोई इक्विपमेंट में एडिशन करना है, कोई टूल्स वगैरह रिपेयर करवाना है, तो ये सब आपके मीडियम टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे मतलब कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस अगर आपकी आती है, ठीक है, कोई आपको जो है एडिशनल चीजें आपको एड ऑन करनी है, उसमें परचेज करना है कोई एडिशनल मतलब टूल्स का, इक्विपमेंट का, मशीनरी का, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो है ये चीजें रहती हैं कि 5 साल या 7 साल से जब ज्यादा का पीरियड जो आपका रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म जब आप प्लानिंग की बात करते हो तो वहां पे कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अफेक्ट होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो फ्यूचर है वो भी कंपनी का अफेक्ट होगा। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, अगर आपने गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अब सोचो, मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने एक फ्लैट खरीदा 40 लाख रुपीस का। ठीक है, बाद में आपको पता चला कि वो जो जमीन जिस पे फ्लैट बना था वो गवर्नमेंट की जमीन है। बाद में आपको पता चला कि जो जिस जमीन पे वो प्लॉट बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है आपका, उस पे वो जो जमीन है वो गवर्नमेंट की है। सोचो, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो फ्यूचर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। 40 लाख रुपए आपने जमा कर दिए तो एक तो 40 लाख रुपए हो गए, प्लस आपका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो गया, फिर प्लस अब दोबारा से खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब 40 लाख रुपए कमाना कोई इतनी आसान बात नहीं होती है, अब दोबारा से उसको रीजनरेट करना और भी मुश्किल काम हो जाएगा। सोचो, या फिर आपको बाद में पता चला कि जिस बिल्डर ने वो बेचा था वो ऑलरेडी 2-3 लोगों को बेच चुका है, तो इससे हमारी जो चीजें हैं वो डिस्टर्बेंस आपकी हो जाएगी। अब मान लो किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा दिया, अब मान लो किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा दिया और वो प्रोजेक्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, तो हमारा जो पैसा है वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब मान लो किसी बिल्डर ने
किसी बिल्डर ने किसी एरिया पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी, और वो जो साइट है वो आपकी गवर्नमेंट की साइट है। जैसे नोएडा में अभी आपका हुआ था ट्विन टावर जो गिराए थे, तो वहां पर भी क्या था, वहां पर यही तो दिक्कत थी, और कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी वहां पे। तो वहां पर वो जो साइट जो थी, वो लोकेशन जो थी, वो आपकी किसकी मतलब दिक्कत थी, उसमें आपकी ये चीजें दिक्कत आ रही थी। अब सोचो जब ऐसी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है, अब मान लो जितने लोगों का पैसा लगा था वो पैसा अब कहां से आएगा, तो उनकी इनसिक्योरिटीज हो गई। अब बिल्डर तो बेचारे वैसे ही मारे गए। अब सोचो बाकी बिल्डर्स, खाली बिल्डर से रिलेटेड थोड़ी होता, और भी जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं वो, या जिन लोगों को फ्लैट्स खरीदना है वो, उन सबका पैसा फंस गया ना। तो वहां पर ये दिक्कत हमारे साथ आ जाती है। तो ऐसे ही हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए जब हम प्लान करते हैं, तो उससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई फिक्स एसेट परचेज करनी है, ठीक है, या फिर हमें कोई कैपिटल स्ट्रक्चर अपना फ्रेम करना है, या अपनी जो एसेट्स है उसको रिप्लेस करना है, कोई बिल्डिंग आपको परचेज करनी है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें, या हमें एक्सपेंशन करनी है, ग्रोथ करनी है बिजनेस में, तो वो सारी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी, या उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी अरेंज करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए। अगर मान लो हमारा जो है ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमें पैसे को उसके हिसाब से मैनेज करना है। अगर आपका गुड्स का बिजनेस है तो आपको अलग से चीजें मैनेज करनी है। अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आपको अलग से मैनेज करनी है, क्योंकि सर्विसेज में आपको इक्विपमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट आपको कम होगी। लेकिन अगर आपका गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का काम है, तो वहां पे एरिया भी ज्यादा चाहिए, आपको जो चीजें हैं वो भी सिस्टमेटिकली आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपका लेवल ऑफ रिस्क कितना है। अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा रिस्क है तो उसके लिए पैसा आपको ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें रिस्क आपका कम है, रिस्क कम का मतलब क्या है यहाँ पे, लेवल ऑफ रिस्क अगर आपका कम है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज है, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा रिस्की होती है। तो ऐसे में अगर आपने पैसा लगा दिया तो आपको ये भी नहीं पता कि भाई अगले सेकंड क्या होने वाला है। अब मान लो कि किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा दिया, वो प्रोजेक्ट आपका डूब गया, भाई किसी शेयर में आपने पैसा लगा दिया और वो शेयर की वैल्यू डाउन हो गई। अब तक आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही थी लेकिन अब आपकी डाउन हो गई, तो वहां पर आपका दिक्कत रहता है। वहां पे आपको फाइनेंस जो वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब आपको पता है कि भाई चीजें कहीं नहीं जाने वाली है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपकी नहीं है, तो उसमें रिस्क भी आपका कम हो जाता है। इसके बाद पोजीशन ऑफ द फर्म, जैसे अगर मान लो कंपनी की गुडविल कैसी है, अगर कंपनी की अच्छी खासी गुडविल है तो उसको शेयर मेंटेन करना पड़ेगा। मार्केट शेयर आपका कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी है तो अलग तरीके से फाइनेंस मैनेज करोगे। अगर आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में तो उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अब मान लो लोग आपको जानते ही नहीं है तो आप फंड अरेंज करना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब मान लो कोई 4 दिन कंपनी खुले हुए नहीं है और आप उससे पैसा मांगना शुरू कर दो, तो वहां पे इतनी जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनके नाम ही हमने नहीं सुने, नाम ही पहली बार सुने, तो वहां पे हमारे लिए दिक्कत आने वाली है। इसके साथ साथ अगर मान लो कंपनी का जो मार्केट शेयर वो कम है या मार्केट शेयर डाउन है आपका, तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। प्रॉफिट आपका कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो उसके हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, तो उसके हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी करने का क्या मतलब है यहाँ पे, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, या हम मार्केट में ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं। भाई मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन आपका चल रहा है या रिसेशन चल रहा है मार्केट में, तो आपको पैसा कहां से मिलेगा। भाई आप ये सोच के बैठ गए थे कि मुझे पैसा मिल जाएगा, मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं है मार्केट में, तो आप कैसे चीजों को प्लान करोगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें मार्केट में सर्वे को स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही चीजों को प्लान करेंगे। जब हमें पता है कि भाई कोविड मार्केट में है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप धड़ल्ले से जो है वो जो है प्लानिंग करे जा रहे हो और आपने जो है उसको क्या कर दिया,
मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी स्टार्ट कर दी। भाई जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग डिमांड कहां से करेंगे, तो इन चीजों का भी मेंटेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है हमारी, इकोनॉमी हमारी कैसी है, इकोनॉमी में मान लो लड़ाई झगड़े या ये चीजें चल रही हैं, अब मान लो यूक्रेन में होते आप तो काय के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते, आप जो है अपनी लाइफ के बारे में सोचते। ठीक है, अब मान लो रशिया में अगर आप होते तो आप अलग चीजें रहती, क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और यूक्रेन रशिया पे अटैक कर रहा है, तो वहां पे बिजनेस को सेटअप करना बहुत मुश्किल का काम रहता है और वहां पे थोड़ा सा इन चीजों के बारे में रहेगा। अब पाकिस्तान में जाके बिजनेस सेटअप कर दो तो वहां पे इन चीजों का दिक्कत रहने वाली है। या कोई भी मतलब चीजें हैं जहां पे आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपकी हैं, या श्रीलंका में अगर आप होते, भाई श्रीलंका की जो कंडीशन है वो अभी आपने देखी, या यूएसए में अभी आपने कंडीशन देखी, आपके दो बैंक यानी सिलिकॉन वैली बैंक और आपका सिग्नेचर बैंक, ये दो बैंक आपके क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए आपके। अब सोचो ऐसी कंडीशन में मतलब जो है, अब जिन लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है या जिन लोगों के पास उसमें उन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा था, या जिन प्रोजेक्टों में इन्होंने पैसा लगाया, तो उस पे तो काफी सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी ना। अब मान लो भाई मेरा पैसा था इस बैंक में, इनके पास पैसा नहीं है, आगे से पैसा डूब गया, तो ये मुझे पैसा कहां से देंगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, मान लो कोई बैंक डूब रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए कि इस बैंक को डूबने से बचाए, क्योंकि अगर बैंक डूबेगा तो कई सारे लोग इसमें कंडीशन में आपका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा कोई भी बैंक है आपका, इन चीजों को लेके सोचना पड़ेगा। फ्यूचर को लेके क्या प्लान है हमारा, फ्यूचर को लेके अगर हम ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए आपको पैसा। अब मान लो सोचो मैं आईएएस आईपीएस या इन सब चीजों के बारे में सोच रहा हूं, या फ्यूचर में कोई बड़ी पोजीशन के बारे में सोच रहा हूं, अब मान लो मैं एमबीबीएस के बारे में सोच रहा हूं, तो उसके लिए चाहिए पैसा, तो वो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। या मैं सोच रहा हूं कि ठीक है भाई जो चीजें जैसी चल रही हैं उसको स्टेबल कर दिया जाए, या चीजों को देखा जाए पहले कि चीजें चल कैसी रही हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक से ही चीजों को बोलोगे भैया मैं तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा हूं। पहले मार्केट को सर्वे कर लो, अपने कॉम्पिटिटर को देखो, अपने जो कस्टमर है उसके प्रेफरेंस को देखो आप, और उसके बाद चीजों को आप क्या करो, अपना एनहांस करो। ठीक है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी और कंट्रोलिंग कैसी है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब गवर्नमेंट जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, तो उसके हिसाब से चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। टैक्सेस घटा दिए गवर्नमेंट ने, तो उसके हिसाब से चीजों को प्लानिंग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग कैसी है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रही है, तो इन सब चीजों पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बिजनेस फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से सोर्सेज के बारे में कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सोर्सेज चाहिए। अब वो सोर्सेज आपके पास कहां से आएंगे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक कंपनी में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जहां से कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो वो जो फंड कंपनी जब रेज करेगी तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, या उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से तो पैसा लगेगा, वो पैसा आप कहां से लगाते हो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आप हो सकता है कि कोई पर्सन ये कह देता है कि भाई मैं तो इक्विटी से पैसा लगाऊंगा, या मैं डिबेंचर से पैसा लगाऊंगा, या मैं प्रेफरेंस शेयर से पैसा लगाऊंगा, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी कौन से सोर्सेज को यूज करती है, कौन से सोर्सेज को यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो इन चीजों को, अब ये हो सकता है कि ओनर का खुद का पैसा हो, या आपका कंपनी जो क्या करे, बोरो करे। अगर उसका खुद का पैसा है तो वो ओनर्स फंड में आएगा, अगर कंपनी ने बाहर से लोन लिया है तो वो आपका बोरोड फंड में आएगा। अगर कंपनी लोन लेती है तो वो आपका बोरोड फंड में आएगा, अगर कंपनी रिटेन करती है तो वो आपका ओनर्स फंड में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब हर किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके अलग अलग रहेंगे, तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, इन चीजों को डिसाइड करेगी कि भाई आपके पास जो पैसा आएगा वो कहां कहां से आएगा।
ठीक है। तो सोर्सेज के लिए कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जहां से मन करा वहीं से अपने सोर्सेज जो मैनेज कर लिए, ऐसा नहीं है। कंपनी को उनको पेबैक भी करना पड़ता है। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी अरेंज करती है और ये भी देखती है कि भाई आपके पास जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, कौन से सोर्सेज से आपके पास पैसा आएगा, और इसमें कंपनी जो है इन सब चीजों को डिसाइड करती है कि फ्यूचर में आपको पैसा लगाना है तो वो पैसे को आप कहां से लगाओगे। तो इसके लिए कंपनी जो है अपना, हो सकता है कि अपना खुद का पैसा लगाए, या हो सकता है कंपनी बाहर से पैसा ले ले, बोरो कर ले। तो इसके लिए हमारे पास जो फंड जो है वो कंपनी बहुत सारे सोर्सेज से अरेंज कर सकती है। ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें हमारा अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है, शॉर्ट टाइम, मीडियम टर्म और आपकी लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कंपनी की अलग रहेगी। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज आपके रहेंगे वो 1 साल के लिए रहते हैं, 1 से 5 साल के लिए जो रहते हैं वो आपके मीडियम टर्म, और 5 साल से जो ऊपर रहेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म। तो अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यूज करना है तो कंपनी ट्रेड क्रेडिट को यूज कर सकती है, बैंक से पैसा ले सकती है, कमर्शियल पेपर से पैसा ले सकती है, कमर्शियल बिल का सहारा ले सकती है, ट्रेजरी बिल का सहारा ले सकती है, फैक्टरिंग का आपका काम कर सकती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्टरिंग के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो किस में कंसीडर किए जाते हैं, या आपको क्या कर दिया, इसमें से आपको जो है सारे सोर्सेज दे दिया आपको 6 से 7, और आपको ये बोलेगा कि भाई इसमें से जरा ये बताइए कि कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है या कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है। ठीक है। तो अब आपको जैसे फैक्टरिंग है, ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है, और कमर्शियल पेपर आपके हैं, ये सब आपके शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ही आते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी इसमें आ जाएगी। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी जो है आपके शॉर्ट टर्म के लिए आपकी यूज करी जाती है। ठीक है। ट्रेजरी बिल भी आपका इसमें आ जाएगा, और आपका जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। प्रोमिसरी नोट वगैरह वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। और इसमें शॉर्ट टर्म लोन जो है वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपके मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में आप बैंक से पैसा ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट आप ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हो, और लीज फाइनेंसिंग आप ले सकते हो। लीज पे आप पैसा ले लो तो वो भी आपका आ सकता है। इसके अलावा अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं इक्विटी से पैसा लूंगा, रिटेन अर्निंग के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है। तो इसके लिए मैं ये सोर्सेज को अपना यूज कर सकता हूं। ठीक है। अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है तो मैं अलग तरीके से यूज करूंगा, अगर मुझे मीडियम टर्म के लिए यूज करना है तो मैं अलग तरीके से यूज करूंगा, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं अलग तरीके से यूज करूंगा। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देता हूं। और ये जो हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। ठीक है। कंपनी के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मान लो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और कंपनी ने ट्रेड क्रेडिट से पैसा ले लिया तो ये आपका कंपनी का गलत डिसीजन है। या कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए और कंपनी ने इक्विटी शेयर से ले लिया, तो इक्विटी शेयर्स का जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लोन, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह ये सब चीजें आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। इसमें आपके इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं और आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो आपके बिजनेस के अंदर से ही पैसा आपने जनरेट कर लिया। इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, वो आपकी इंटरनल कैपिटल होती है, और आपकी हो जाती है रिटेन अर्निंग, और आपका हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, इंटरनल में आ गई। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल में आपका क्या आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा ले लिया, बाहर से जो आप पैसा ले रहे हो, यानी आपने लोन फ्रॉम बैंक कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स आपने ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट कर दिया, डिवेंचर आपने कर दिया, लीज फाइनेंसिंग कर दी, कमर्शियल पेपर हो गए आपके, ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग आपकी हो गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सब आपके क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फैक्टर हैं आपके। ठीक है। इंटरनल में आपके इक्विटी शेयर्स और आपकी रिटेन अर्निंग हो जाती है।
ठीक है, तो इसको कंपनी जो क्या कर सकती है, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकती है कि अगर कंपनी को इंटरनल सोर्सेज यूज करने हैं तो वो अलग तरीके से यूज करेगी, अगर कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करने हैं तो वो अलग तरीके से यूज करेगी। इंटरनल मतलब कंपनी के अपने रिसोर्सेज हैं, और अगर आपके बाहर से कोई पैसा लेते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, और यही जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को मैं बोल देता हूं, ओनर्स का जो पैसा है खुद का, वो आपका ओनर की कैपिटल है, यानी ओनर्स का खुद का पैसा है। अगर आपने बाहर से पैसा लिया है तो वो आपका एक्सटर्नल है। तो इसमें हम कह सकते हैं डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग वगैरह, ये सब आपका बाहर का पैसा, ट्रेड क्रेडिट वगैरह, ये सब आपका बाहर का पैसा है। वो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो आपका अलग है। अगर आपका खुद का पैसा है तो वो आपका मतलब जो है इंटरनल या आपका ओनर्स फंड, अगर आपका बाहर का पैसा है तो वो आपका एक्सटर्नल या आपका बोरोड फंड। ठीक है, तो इसमें इक्विटी शेयर आपका खुद का पैसा हो जाता है, और आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो आपका खुद का पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर बेसिस टाइम पीरियड के बेसिस पे ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि ओनर्स फंड आपका हो सकता है और आपका बोरोड कैपिटल हो सकता है। ऑन दी बेसिस ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल सोर्सेज आपके हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। अब वो हो सकता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड मैचिंग आपको दे दे, आपको बोल दे कि भाई इनको जरा मैचिंग करो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज या लॉन्ग टर्म सोर्सेज या आपके इंटरनल सोर्सेज, या आपको मैचिंग दे दे। अब वो हो सकता है कि एक आधा सोर्सेज ऑफ कैपिटल को दे दे, एक आधा आपको डिविडेंड का क्वेश्चन उसमें दे दे मैचिंग, एक आधा आपको कैपिटल बजटिंग दे दे, या इस तरीके से आपको मैचिंग दे दे। तो उसमें जैसे मान लो आपको दे दिया फैक्टरिंग दे दिया, और फैक्टरिंग के आगे लिख दिया सोर्सेज ऑफ फंड, तो फैक्टरिंग को आप क्या मैच किससे करोगे, सोर्सेज ऑफ फंड या शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक अकेले ही इसमें से मैचिंग आए, वो आपका जो है इसमें से दे सकता है, या वो स्टेटमेंट काइंड में भी दे सकता है कि फैक्टरिंग कैन बी यूटिलाइज एज द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूटिलाइज एज द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसमें रिटेन अर्निंग मैंने आपको बता दिया, लीज फाइनेंसिंग बता दिया, डिवेंचर बता दिया, इशू ऑफ शेयर्स, आपके इक्विटी शेयर्स आपके आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इसमें आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हम सहारा ले सकते हैं, फैक्टरिंग का सहारा ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट हम ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हम ले सकते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा ले लिया, कमर्शियल बैंक से पैसा ले लिया, और आपके कमर्शियल पेपर इसमें आ जाएंगे। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, वो सारे आपके इसमें आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आपके सारे ये सोर्सेज ऑफ फंड आपके इसमें यूटिलाइज कर सकती है। कंपनी इसमें से अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। अब इसमें यही चीज तो हमारा दिक्कत आती है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं कौन कौन से सोर्सेज के लिए पैसा लूंगा, अगर मुझे मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहां से पैसा लूंगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहां से पैसा लूंगा। तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, इन सब चीजों को मैनेज करेगी। ठीक है, चलिए, रिटेन अर्निंग क्या होती है हमारी, मतलब कि जो रिटेन करके रखते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते डिविडेंड के फॉर्म में। हाँ, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जब कंपनी अपना प्रॉफिट को, यानी आपका जो कंपनी ने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद कंपनी अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपनी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिविडेंड बोल देंगे। और अगर कंपनी रिटेन कर लेती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिटेन अर्निंग। ये किसका पैसा होता है, ये आपका ओनर्स का पैसा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है। तो जो पैसा कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फ्यूचर फाइनेंस के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेन अर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग या फ्लोबैक ऑफ द प्रॉफिट के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्रेडिट के ऊपर कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करना से। हाँ, ये हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, जहां पे क्रेडिट जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब जो है हम किसी से सामान लेने गए, अपनी गुडविल के बेसिस पे आपने बोल दिया कि भैया एक काम करो, थोड़ा बहुत पैसा आप अभी ले लो, बाकी की जो पेमेंट है वो हम बाद में दे देंगे, जब हमारा सामान बिक जाएगा तब हम उस पे हिसाब से दे देंगे। अब मान लो आपने 50,000 का गुड्स लिया, 10,000 की पेमेंट कर दी, 40,000 रुपए पेमेंट आपने बाद में दे दी। तो ऐसे जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मतलब डिस्काउंट पे देना, मतलब कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट पे देना, मतलब सर बल्क में जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसको कुछ डिस्काउंट हमारा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप एक चीज लोगे तो वो इतने की पड़ेगी, 10 चीजें लोगे तो आप इतने की पड़ेगी, उसमें ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो अपन डिस्काउंट देते हैं। हाँ, मतलब कैश पेमेंट को जनरेट करने के लिए, कि जैसे मान लो अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ चीजों में ये रहता है, अगर आप वन टाइम पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट तो आपको जो है 10,000 की पेमेंट पड़ेगी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में करोगे तो वो आपको 12,000 की पड़ेगी। 6,000 के 2 इंस्टॉलमेंट आप ले लो। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई भी ऐसी चीज है, आप कोई सामान लेने गए, आप जैसे मान लो फोन लेना था आपको, तो उसने पूछा कि आप कैश पे लोगे या ईएमआई पे लोगे। अगर आप कैश पे लेते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप जो है ईएमआई पे लेते हो तो उतनी आपके जो है इतनी ईएमआई आपको बन जाएगी, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को अपना राइट दे देना, मतलब मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे लेने के लिए। हाँ, देखो फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके रिसीवेबल को मैनेज करने का एक तरीका होता है। आपने मान लो किसी से मतलब क्रेडिट पे कोई सामान भेजा और उससे एक थर्ड पार्टी आपने एजेंट अपना अपॉइंट कर लिया, उससे पैसे रिकवर करवाने का जो काम है वो किसका है? वो आपका फैक्टर का है। फैक्टर एजेंट हम इसको बोलते हैं। ये पर्सन जो है फ्री में काम नहीं करते, ये क्या लेंगे उसके बदले में एक पैसा और कमीशन चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टरिंग कमीशन। तो ये भी एक तरीका होता है हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, कि आपने फैक्टरिंग को बोल दिया, फैक्टर एजेंट को बोल दिया कि भाई ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप इनसे पैसा ले लेना। ठीक है, तो आपने क्या करा, जैसे मान लो 10,000 का था, मैंने उसको जाके वो करा और उसने मुझे 8,000 रुपए जो थे वो दे दिए, और बाकी 2,000 रुपए इसने अपना कमीशन रख लिया। तो ये भी एक तरीका होता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। इसके अलावा लीज फाइनेंसिंग एक तरीका होता है, मतलब लीज पे आप कोई चीज मतलब ले लो, एसेट वगैरह आप लीज पे परचेज कर लो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, यानी पब्लिक से आपने पैसा ले लिया, मतलब पब्लिक को बोला कि भैया हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, जो कि हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू करे जाते हैं। ये आपका 90 डेज से लेके 364 डेज तक आपके इशू हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है कोई भी बिजनेस फर्म या जो गुडविल वाली जो फर्म होती है वो अपना इशू कर सकती है। अगर मान लो कोई गुडविल वाली फर्म है, एक अच्छी फर्म अगर आपकी है और उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस तरीके से कमर्शियल पेपर को अपना इशू कर सकती है। ठीक है, इसमें आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी आपकी हो सकती है, पेंशन फंड आपका हो सकता है। ये आपका जो है इसमें जनरली बड़े अमाउंट के लिए ही कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कंपनी को जो है बड़ा अमाउंट चाहिए तो वो आपका जो है कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि ये कंपनी आपकी तभी वो कर सकती है जब उसकी जो रेटिंग जो है वो आपकी अच्छी है, मतलब उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो आपकी अच्छी है, और उसके हिसाब से कंपनी जो है वो मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन अपनी अर्न कर रही है। इसके साथ साथ आपका इशू ऑफ शेयर है। इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपना जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर हमारा जो है कंपनी दो तरीके से शेयर अपने इशू कर सकती है, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर। ये ध्यान रखना कि आपका शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। जब आपकी 10 लाख की कैपिटल है, उसका जो एक पर्टिकुलर पोर्शन में बात करूं, जैसे मान लो आपकी 10 लाख की कैपिटल है, इसको आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स में, तो उसका जो एक पार्ट है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। ये शेयर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आपके क्या होते हैं, जिनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने की पावर रहती है, वोटिंग पावर इनको मिलती है, और डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता है। लास्ट में जो पैसा बचता है वो सारा इन्हीं का रहता है। सबसे ज्यादा जो रिस्क रहता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का रहता है। इसमें इनका पैसा जनरली पेबैक नहीं होता है, और कंपनी जो भी प्रॉफिट और लॉस जो अर्न करेगी उसमें इनकी भागीदारी रहेगी। लास्ट में सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारा इन्हीं का रहेगा। बचेगा तो मिलेगा,
नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। मान लो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में प्रॉफिट मुझे नहीं मिला या मेरा लॉस हो गया, तो क्या करें? तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी मुझे, अगर प्रॉफिट है तो वो भी शेयर करना पड़ेगा, लॉस है तो वो भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका जो है वोटिंग पावर इनके पास होती है, ओनरशिप पावर इनके पास होती है, मैनेजमेंट में ये डिसीजन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो डिविडेंड इनका रहेगा वो आपका फिक्स नहीं रहेगा। इनका पैसा कब दिया जाएगा? इनका पैसा तब दिया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी, उस टाइम पे अगर पैसा बचा, सब कुछ पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचा तो इनको दिया जाएगा, अदरवाइज इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर्स। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो आपका क्या होता है? फिक्स होता है। मैनेजमेंट में इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती है और ना ही ये मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके फीचर्स को लेके उसने बोल दिया, स्टेटमेंट आपकी दे दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑल्सो हैव द वोटिंग पावर एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, या प्रेफरेंस शेयर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट डिसीजन बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ना तो इनके पास वोटिंग पावर होती है और ना ही इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लेकिन इनको डिविडेंड में इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। या कंपनी इसमें बोल दिया कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी फ्लक्चुएट बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नहीं, ये जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इनका पहले ही फिक्स होता है। जैसे बोल देते हैं ना 15% प्रेफरेंस शेयर्स। 15% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? ये जो है ये परसेंटेज आपकी फिक्स है। अगर कंपनी देगी, अगर कंपनी डिविडेंड देती है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो एक अलग बात है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इतना परसेंट जो है वो इनको मिल जाएगा, फिक्स इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके से क्या है? एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। इसमें आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है वो भी आपका फिक्स होता है। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट है कैन बी पेड हाफ ईयरली और ईयरली डिपेंड अपॉन द डिबेंचर, और इनको जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट किया जाएगा। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो भी इनको पे करना है, कंपनी अगर नहीं कमाती है तब भी इनको पे करना है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से आप पैसा ले सकते हो, आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बिजनेस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके, डेवलपमेंट बैंक है आपके, जिनसे आप पैसा ले सकते हो लोन की फॉर्म में। तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले देते हैं, आपके शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा देते हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं जिससे हम अपना सोर्सेज ऑफ फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करूं तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है आप बाहर से भी पैसा ले सकते हो। तो बाहर से पैसा लेने का मतलब क्या है? आप कमर्शियल बैंक से पैसा ले लो, करेंसी आप लोन ले लो डिफरेंट पर्पज के लिए, वर्ल्ड वाइड आप लोन ले सकते हो। इसके बाद कुछ हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और हमारे कुछ डेवलपमेंट बैंक हैं जिनसे भी हम इंटरनेशनल फाइनेंस को हम यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है आपकी, तो इंडिया की मतलब जो है एडीआर जीडीआर के फॉर्म में भी आप पैसा इनसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे, जैसे एडीआर है, जीडीआर है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एडीआर जीडीआर के बारे में भी हम ले सकते हैं। या आप जो है डेरिवेटिव मार्केट होती है, डेरिवेटिव मार्केट भी एक तरीका होता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, जिसके थ्रू हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कॉल ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन है आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप है। ठीक है, तो ये आपके तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप जो है सोर्सेज ऑफ फंड को यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, आपके जो सोर्सेज ऑफ, जब भी आप सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन करोगे तो उसको कौन कौन से फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो उसके हिसाब से हर एक की जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है। किसी की कॉस्ट ज्यादा रहेगी, किसी की कॉस्ट आपकी कम रहेगी। इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम है उसको आप जल्दी से पैसा नहीं दोगे। जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है उसको फाइनेंस की जरूरत वैसे ही कम पड़ेगी। भाई आपके पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है तो आपको फाइनेंस की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस, सोल प्रोप्राइटर हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ठीक है, किस तरीके से मतलब आपका जो है काम आपने करा है।
पर्पस और पीरियड, आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए? सोशल पर्पस के लिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई लोन नहीं लेती है। पीरियड आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। अब मान लो मैं आपसे बोलूँ 35 साल के लिए लोन चाहिए, तो आप इतनी जल्दी से नहीं दोगे। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल आपका कैसा है, कंट्रोलिंग आपकी कैसी है, कंट्रोल आपका डाइल्यूट होगा या नहीं होगा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कंट्रोल जो है अपने हाथ में रखना है तो डिवेंचर इशू करो, कंट्रोल डाइल्यूट अगर करना है तो आप इक्विटी इशू कर दो। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट जो है, कॉस्ट पे ध्यान रखना है आपको, तो डिवेंचर जो है कम कॉस्टली है और इक्विटी आपके ज्यादा कॉस्टली है। ऐसे ही आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, अगर कोई लोन लेने से अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोन अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो उससे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पे भी फर्क आ जाता है, क्रेडिट वर्दीनेस हमारी कम हो जाती है। लोन लेने के बाद अब उसको रीपे ना करो टाइम पे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग आपकी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी और ईज कैसा है, मतलब अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो भैया आपको लेना ही पड़ेगा चाहे कहीं से भी लो, और अगर आपको लगता है कि भाई इस चीज को फ्लैक्चुएट कर सकते हो, ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो ये चीज आपकी रहेंगी। अब मान लो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे आज के आज ही पैसा चाहिए, तो भैया मुझे कहीं से भी मिले वो मुझे पैसा अरेंज करना पड़ेगा। अब मुझे 1 महीने के अंदर करना है तो मैं अपनी चीजों को अरेंज कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कोई ऑल्टरनेट सोर्स में फाइंड कर सकता हूं। इसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट कहां कहां पे मिलेगा, कुछ चीजों में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तो उस पर इंटरेस्ट का हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और उस पर जितना भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसका हमें टैक्स बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस करे, कौन कौन से, फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम लोग जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग और ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय।